हेलो, आई शाहनवाज वेलकम्स यू इन दिस लेक्चर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था द टॉर्क एप्लीकेबल ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप या रेक्टेंगुलर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, उस टॉर्क का कैलकुलेशन हमने किया था। अब इस टॉर्क का कैलकुलेशन करने के बाद अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन पर। ठीक है, कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होगा। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर में। आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक मीटर नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है करंट के मेजरमेंट के लिए और इसे कहा जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बेसिकली ये जो डिवाइस अभी आपको दिखाया गया था ये किस तरह से का होता है अंदर से और किस तरह का इसका मैकेनिज्म होता है। और मैंने इसे कहा कि गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है करंट को मेज़र करने के लिए। ऑब्वियसली इसका यूज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए भी किया जाता है, बट किस तरह से किया जाता है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो अभी आपको जो पिक्चर में हम दिखा रहे थे वो गैल्वेनोमीटर कहलाता है अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय द केल्विन एंड लेटर ऑन द मॉडिफाइड बाय द डी आर्सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने इसे मॉडिफाई किया और डिवाइस किया और फाइनली इसे कहा जाता है अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर। तो आपको कभी भी अगर कहा जाए अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पर इसे डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के बहुत सारे नाम हैं और ये काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में छोटी स्मॉल लेवल की अगर करंट की हम बात करें, अगर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर लेवल की करंट अगर हमें मेज़र करना है सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर का। सो विद द सुटेबल मॉडिफिकेशन, अगर हम इसमें कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कर लें सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। ठीक है, सो अगर आपको लार्ज करंट को मेज़र करना है, मतलब करंट इन द एम्पियर्स अगर मेज़र करना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है किसी दो टर्मिनल्स के बीच का, तो वहाँ पर भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम इजीली कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए छोटे मोटे मॉडिफिकेशन का यूज़ करके। तो चलिए वो भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आप देख रहे हैं सामने, बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जो इसके अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसमें बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो इसको एक गैल्वेनोमीटर का रूप देते हैं। सबसे पहले हम अगर प्रिंसिपल की बात करें तो जैसा मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था, प्रिंसिपल क्या होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ठीक है, कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल अगर हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की हुई है तो उस करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क क्रिएट होता है, एक टॉर्क एप्लीकेबल होता है जो उसे रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, वही प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और वही बेसिक प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का। तो चलिए बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल ABCD सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट NS। हम देख सकते हैं यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं N और S। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है। इसके बीच में एक कॉइल है ABCD। अब ये कॉइल सिंगल कॉइल नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कॉइल ABCD में। The coil is wound on a non-metallic frame and has a central soft iron core। ठीक है, नॉन मेटलिक फ्रेम में बेसिकली इसे वाउंड किया जाता है और यहाँ पर इसके बीच में सेंट्रल सॉफ्ट आयरन कोर आपको नज़र आ रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन कोर है इसके बीच में, ठीक है, या इस पर इसे वाउंड किया जाता है। देन द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉर्जन हेड विद द फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टॉर्जन हेड है। ये टॉर्जन हेड की मदद से इस कॉइल को हमने इस मैग्नेट के बीच में सस्पेंड किया हुआ है, लटका दिया है। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड है पूरी तरह से। फ्रीली इट मीन्स कि इस पर
सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्शन है वो इस टॉर्जन हेड का है और नीचे बॉटम साइड से हेयर स्प्रिंग की मदद से आपने इसे बेस से कनेक्ट कर रखा है। इसके बीच में और कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ये पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है, एन और एस से फिजिकली डिसकनेक्टेड है, बट मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड रहेगा। सो यहाँ पर टॉर्जन हेड की मदद से आपने इस कॉइल को, इस ये जो कॉइल है हमारी जिससे करंट फ्लो होने वाली है, इस कॉइल को सस्पेंड कर रखा है और नीचे बॉटम साइड से हेयर स्प्रिंग की मदद से इसे कनेक्ट कर रखा है। सो द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉर्जन हेड विद द फॉस्फर ब्रोंज वायर। ये फॉस्फर ब्रोंज वायर है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी ठीक होती है, लेकिन ये बहुत इजीली मूव कर जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉस्फर ब्रोंज वायर स्ट्रिप की मदद ली जाती है इसे सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो बेसिक एक्शन होगा, इस कॉइल को हमें रोटेट करना है और रोटेट करने के लिए ये जो वायर है इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी जल्दी रोटेट होगा ये तभी रोटेट हो पाएगा, मैं ऐसा कहूँगा कि ये तभी रोटेट हो पाएगा जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ये वायर थोड़ा सॉफ्ट होगा, ठीक है। सो एक तरह से फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में जो रीस्टोरिंग फोर्स जो बहुत अच्छा क्रिएट होता है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं अभी, बट फिलहाल अभी आप समझिए कि फॉस्फर ब्रोंज वायर की स्ट्रिप से इस ABCD कॉइल को सस्पेंड कर रखा है दो मैग्नेट्स के बीच में। द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू द हेयर स्प्रिंग। मैंने जैसा कहा कि जो दूसरा एंड है वो हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखिए जो हेयर स्प्रिंग यहाँ पर नाम दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ही पतला है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग नहीं है जो इस वायर को, इस पर्टिकुलर कॉइल को बिल्कुल जकड़ के रखेगा। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा स्प्रिंग है, एक छोटा सा, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और पतले वायर से बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। सो द गेल द होल अरेंजमेंट। अब यहाँ पर अगर हम एक और बात करें, यहाँ पर स्मॉल कॉन्केव मिरर एम इज़ अटैच्ड टू द सस्पेंशन वायर। यहाँ पर एक स्मॉल कॉन्केव मिरर भी लगा हुआ होता है। ये कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या होता है वो अभी हम बताएंगे आपको। तो कॉन्केव मिरर भी यहाँ पर अटैच्ड होता है। हालांकि कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है पैरेलैक्स, जब ये कॉइल को रोटेट करेंगे, इस कॉइल के साथ में एक पॉइंटर भी रोटेट होगा, तो पैरेलैक्स एरर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और जो रीडिंग से वो प्रॉपर मिले हमें, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। सो a small concave mirror M is attached to the suspension wire. The whole arrangement is enclosed in the non-magnetic case to avoid the disturbance of the air. और फाइनली जब ये पूरा हमारा अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं इसको हम एक नॉन मेटलिक, नॉर्मली प्लास्टिक के केस में इसको कवर कर दिया जाता है। जैसा अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाया था कि वहाँ पर आपको ऊपर जो नज़र आ रहा था पूरा केस, जो बॉडी थी इसकी वो प्लास्टिक की बॉडी थी, जो कि एक नॉन मेटलिक बॉडी थी, ताकि बाहर के एक्सटर्नल जो इफ़ेक्ट हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह और एयर का डिस्टरबेंस जो है वो कम से कम हो या पूरी तरह से रिड्यूस हो जाए। सो द गैल्वेनोमीटर कैन बी लेवल्ड with the help of the leveling screw so that the coil can rotate freely without touching the iron core or the poles of the magnet. यहाँ पर लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, आप देख सकते हैं, ये है लेवलिंग स्क्रूज। इसे हम रोटेट कर सकते हैं इजीली और इस पूरे गैल्वेनोमीटर को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने से क्या होता है कि यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि ये फ्रीली सस्पेंडेड है पूरी तरह से, तो हो सकता है अगर ये इनबैलेंस होंगे तो ये आयरन कोर जो है और या फिर ये जो कॉइल है ये मैग्नेट से टच हो जाए, ठीक है, मैग्नेट से टच हो जाए, या फिर इसकी बैलेंसिंग डिस्टरबेंस होने की वजह से इसके रोटेशन में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली इन बैलेंस स्क्रूज़ का मदद ली जाती है और ये लेवलिंग स्क्रू जो है इस पूरी गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसे हम रोटेट करके इस गैल्वेनोमीटर को ईजीली बैलेंस कर सकते हैं, ताकि ये जो ABCD कॉइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बिल्कुल फ्रीली सस्पेंडेड रहें, फिज़िकली इस मैग्नेट से वो कनेक्टेड ना हो, सिर्फ वो सिर्फ मैग्नेटिकली कनेक्टेड हो। सो द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट, ठीक है, टू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट द बाइंडिंग स्क्रूज T1 एंड T2 आर प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ द केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। नॉर्मली यहाँ पर दो स्क्रूज और होते हैं, यहाँ पर T1 T2 आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये इनका यूज़ होता है इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। फाइनली इन स्क्रू से ही आगे जो है सर्किट में इसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से ही वायर लेकर इनका कनेक्शन फाइनली सर्किट में किया जाता है और इन स्क्रूज़ के थ्रू ही जो करंट का फ्लो है वो इस कॉइल में होता है।
आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इन स्क्रूज़ का कनेक्शन T1 का आप देखिए कनेक्शन कहाँ हो रहा है। T1 जो इसका वायर कहाँ जा रहा है, सीधे इस सस्पेंशन वायर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इससे कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर यह टॉर्जन हेड से इसका कनेक्शन है, और फाइनली टॉर्जन हेड का कनेक्शन किससे, इस कॉइल से, कॉइल के एक पर्टिकुलर एंड से कनेक्शन होगा इसका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो T2 है, आप T2 को अगर देखेंगे तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, सीधे स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट हो रहा है, और हेयर स्प्रिंग का कनेक्शन भी क्या होगा, इस कॉइल के दूसरे एंड से होगा। सो इस तरह से यहाँ पर करंट जो है क्लोज लूप के अंदर फ्लो हो जाती है सीधे। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ से सपोज अगर एंटर हो रही है तो यहाँ से एंटर होते हुए वो फाइनली घूमते हुए स्टॉर्म में नंबर ऑफ टर्न से घूमते हुए बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोसेस होता है करंट के फ्लो का। सो आई विल रिपीट, T1 और T2 क्या है, हमारे स्क्रूज़ हैं, ठीक है, जो स्क्रूज़ क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम थ्योरीज़ की बात करें, चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका ऑपरेशन किस तरह का होगा, थ्योरीज़ किस तरह की होगी। तो हमने इसके पहले ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सस्पेंडेड है तो उस पर किस तरह से टॉर्क क्रिएट होता है। उसकी बेसिकली जो 4 आर्म्स हमने पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके पहले एक बार आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। सो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से जो इसकी फोर आर्म्स होती है, इन 4 आर्म्स में से जो अपर वाली 2 आर्म्स है, अपर और बॉटम वाली जो 2 आर्म्स है, इस पर जो फोर्स क्रिएट होता है वो दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और ये वाली जो वर्टिकल आर्म्स होती है, इन वर्टिकल आर्म्स पे क्रिएट होने वाला जो फोर्स होता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये इस कॉइल को रोटेट करते हैं। सो उसी के बारे में आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसे, और इसे कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिपीट भी करेंगे। सो चलिए, सपोज दैट द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD हैविंग द एन टर्न्स, है ना, और इसकी लेंथ L AB और CD की है और ब्रीथ AD एंड BC की है। सो फाइनली जैसे ही कल हमने कंसिडरेशन लिया था, अगेन यहाँ पर ABCD कॉइल है और इससे एक करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट फ्लो जो होगी ऑब्वियसली इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ N टर्न्स हैं N। और यहाँ पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल की लेंथ AB जो होगी उसकी साइज़ है L, DC की साइज है L, और यहाँ पर AD जो है इसकी ब्रीथ B है, और BC की ब्रीथ भी कितनी है, सपोज यहाँ पर B है। सो लेट B इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट NS। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट होगा, ऑब्वियसली जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेट से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी नॉर्थ टू साउथ पोल, और सपोज इसकी स्ट्रेंथ कितनी है B। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यहाँ पर B। सो इनिशियली बिफोर पासिंग द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल बेसिकली इनिशियल लेवल पर कैसा है, पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसके पैरेलल नज़र आ रहा है आपको, पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नज़र आ रहा है। तो इनिशियली जब आपने किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं किया हुआ है तो ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ज़ीरो करंट की कंडीशन में। और फाइनली इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन ऑफ द कॉइल के बिल्कुल पूरी तरह से पैरेलल होगा। अब सपोज़ कि यहाँ पर आपने एक करंट का फ्लो शुरू कर दिया। करंट का फ्लो कहाँ से शुरू करेंगे, सपोज़ आपने ये जो T1 T2 स्क्रूज हैं आपके, यहाँ से आप करंट का फ्लो शुरू कर देंगे I, ठीक है। सो फाइनली यहाँ से करंट शुरू हो जाएगी, और सपोज़ करंट की जो डायरेक्शन है, या आप इधर से भी कर सकते हैं, जैसा अभी मतलब अभी सिर्फ एक हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, वो तो पोजीशन इसकी डिफाइन होगी सर्किट में लगने के बाद। तो फाइनली यहाँ सपोज़ करंट जो फ्लो हो रही है और उसकी डायरेक्शन कैसी है, A से B, B से C, C से D और D से A। सपोज़ ये जो डायरेक्शन है, जो यही डायरेक्शन हमने कल भी कंसिडर की थी, जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा उसमें भी कंसिडर की थी हमने। सो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गई करंट की I। So when the current is passed through the coil, the forces acts on the arms of the coil, ठीक है। The forces on the arm DA and BC being equal and opposite and cancel the effect of each other, ठीक है। सो बिल्कुल वही की वही कैसे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सपोज़ यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर D से A की तरफ ABCD इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट फाइनली, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की है। सो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब इस करंट की डायरेक्शन की वजह से जो इस पर लगने वाले फोर्स एप्लीकेबल होंगे, तो आप देख सकते हैं फोर्स किस तरह के होंगे। सो यहाँ पर ये जो AD होगा और BC, आप देख सकते हैं इसका छोटा सा व्यू बनाया हुआ है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को का व्यू शो किया हुआ है यहाँ पर।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बना दी गई है इस तरह से पैरेलल एरोज़ की मदद से। पैरेलल एरोज़ हमें क्या बताते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर दो फोर्स एप्लीकेबल होंगे, पहला AD और BC, दोनों पर कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट लाइन ऑफ साइड में जो फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे, और ये फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दो फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। और बचा हुआ जो फोर्स होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर AB पर जो फोर्स होगा इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, और DC पर जो फोर्स होगा वो इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये जो फोर्स होंगे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब ये फोर्स एप्लीकेबल होंगे तो ये दोनों अलग अलग आर्म्स पर एप्लीकेबल हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ तो इक्वल होगी लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से क्या होगा? ये इस कॉइल को रोटेट करेंगे, और रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी? आप देख सकते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो फोर्स होंगे वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो फोर्स ऑन द आर्म AB होगा NBIL। यहाँ पर फोर्स ऑन द AB आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी NBIL। ठीक है, यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, B इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, I इज़ अ करंट फ्लोइंग, और L जो है इसकी लेंथ, AB की लेंथ है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो गई। सेम वैल्यू DC पर एप्लीकेबल फोर्स की होगी, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? NBIL। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर भी सेम नोटेशंस हैं, और हमने फाइनली इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर शो कर दिया, और इसकी डायरेक्शंस भी हमें पता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कैसी है या इसकी डायरेक्शन कैसी है? नॉर्मली आउटवर्ड्स या टुवर्ड्स द रीडर, और जबकि इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स या अवे फ्रॉम द रीडर, जैसा कि कल हमने देखा था। So two forces are equal, opposite, parallel and act at the different points as shown in the figure। जो हमने देख लिया कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है, अलग अलग आर्म्स पर एप्लीकेबल है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हैंस द टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट ए टॉर्क। तो यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट करेंगे ये, और ये टॉर्क ही क्या करेगा? इस पर्टिकुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। So as the coil rotates under the effect of torque, the suspension wire gets twisted and restoring torque is developed in the suspension wire। तो अब जैसे ही यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होगा, ये कॉइल मोशन करेगी, ये कॉइल जब मोशन करेगी ये थोड़ा सा ट्विस्ट होगी, रोटेट होगी, तो इससे क्या होगा? ये जो हमारा इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर है ये थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। अब जब ये ट्विस्ट होगा तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि ये इस कॉइल को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आए। ठीक है, बट यहाँ पर ये कॉइल अपनी इनिशियल पोजीशन में तब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ से करंट का फ्लो बंद नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये कॉइल रोटेट हुई, कॉइल हल्की सी ट्विस्ट हुई, कॉइल हल्की सी रोटेट हुई। जब ये रोटेट हुई तो ये जो वायर है ये ट्विस्ट हो गया। ये वायर जब ट्विस्ट हुआ तो यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गया, और रीस्टोरिंग फोर्स जब क्रिएट हुआ तो अब यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी। एक टॉर्क जो इस कॉइल को घुमाना चाह रहा है, और एक रीस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है जो इस कॉइल को इनिशियल पोजीशन में लाना चाह रहा है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो द कॉइल विल रोटेट टिल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज बैलेंस्ड बाय द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन द सस्पेंशन वायर ड्यू टू द ट्विस्टिंग। तो ये एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे कब? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब कॉइल जो होगी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी रोटेट होकर रुक जाएगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंगल पर वो इंक्लाइंड हो जाएगी। सो सपोज दैट द कॉइल कम्स टू द रेस्ट आफ्टर रोटेटिंग थ्रू एन एंगल अल्फ़ा। सपोज कॉइल जो है वो थोड़ी सी रोटेट हो गई है, और उसका जो एंगल है वो कितना एंगल से रोटेट हुई है? सपोज अल्फ़ा एंगल से रोटेट हुई है। अब इस कॉइल को अगर आप टॉप व्यू से देखो, अगर ये इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम टॉप से देखें और सपोज ये कॉइल भी थोड़ी सी रोटेट हो गई है। ठीक है, सो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा। उस कॉइल का जो AD वाला आर्म है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और ऑब्वियसली एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्विस्ट हो चुकी है, ट्विस्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली इसका जो एंगल क्रिएट हुआ है वो एंगल सपोज कितना है? अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा एंगल से ये जो कॉइल है वो रोटेट हो गई है, अल्फ़ा एंगल से कॉइल रोटेट हो गई है। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स हैं F और F, अब सपोज़ हम क्या करेंगे? इनका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे।
तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ये जो दो फोर्सेस हैं इन दो फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लें और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र कर लें। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इसको अगर हम थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करें तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा हमें। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, अल्फ़ा। मैंने आपसे कहा कि ये किस एंगल से ट्विस्ट हो ये रोटेट हुआ है, ये अल्फ़ा एंगल से रोटेट हुआ है। तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। सो यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा तो ये एंगल भी अल्फ़ा। ये एंगल अगर अल्फ़ा है सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें पता है कि एंगल के सामने वाला जो आर्म होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। जिस आर्म पर एंगल होता है वो होता है बेस, और बचा हुआ कौन सा होगा, जो इंक्लाइंड सा दिखेगा वो होगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस भी हमें पता चल गया। अब हमें एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क। और टॉर्क का फार्मूला होता है कोई भी एक फोर्स F1, ये जो दो फोर्सेज हैं इन दो फोर्स में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि टॉर्क तभी क्रिएट होगा जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। इसलिए यहाँ पर एक फोर्स की वैल्यू और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हैं, वो है KD। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे KD कैलकुलेट करना है, KD या DK जैसा हम लेना चाहें। तो इस KD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो KD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कॉस, साइन कॉस और टेन में से हमें पता है कि जो कॉस होता है उस कॉस में ये वाला बेस आ जाएगा। ये क्या है, एक्चुअल में ट्रायंगल का बेस है, ठीक है, और बेस किस में आता है, कॉस में आता है। सो इसलिए हम यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कैलकुलेट करें। कॉस अल्फ़ा अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका KD और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर AD। और AD क्या है, बेसिकली इसकी जो साइज़ है वो है ब्रेथ B। आपको याद आ रहा होगा हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो कॉइल है इस कॉइल की लेंथ यहाँ पर L होगी और इसकी ब्रेथ B होगी। तो ऑब्वियसली ये जो AD है इस AD की ब्रेथ कितनी है यहाँ पर B। सो इसलिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी यहाँ पर B। तो इस तरह से यहाँ पर हम KD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो KD विल बिकम B कॉस अल्फ़ा, KD हो जाएगा B कॉस अल्फ़ा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। Suppose that the coil comes to the rest after rotating the angle alpha। coil suppose अल्फ़ा एंगल से रोटेट होने के बाद रेस्ट में आ गई है। और रेस्ट में क्यों आ गई, क्योंकि वहाँ पर एक टॉर्क जो कॉइल को रोटेट कर रहा था वो तो काम कर ही रहा था, लेकिन साथ में सस्पेंशन वायर के ट्विस्ट होने की वजह से वहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्रिएट हो गया जो कॉइल को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लाना चाहता है। और इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक बैलेंस सिचुएशन या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो सपोज़ एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद कॉइल जो है वो रेस्ट में आ जाती है, और एक जब रेस्ट में आती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड B से एक अल्फ़ा एंगल पर इंक्लाइंड रहती है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क को कैलकुलेट करें तो टॉर्क हो जाएगा आइदर फोर्स, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल कितना हो जाएगा, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस DK, अभी हमने कैलकुलेट किया जस्ट। और यहाँ पर DK की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की वो है B कॉस अल्फ़ा। सो यहाँ पर आइदर फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू NBIL, अभी जस्ट हमने देखा वो है वैल्यू NBIL, ठीक है। अभी आपको याद आ रहा होगा अभी हमने जस्ट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी NBIL, और ये NBIL फोर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस B कॉस अल्फ़ा का। सो फाइनली ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अगर L क्रॉस B देखें हम लोग, तो ये जो कॉइल है इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रीथ है B। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ, यही होगा इसका एरिया, ठीक है। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो L क्रॉस B है इसकी जगह हम एरिया पुटअप कर सकते हैं, बिकॉज A इज इक्वल टू L क्रॉस B इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। एंड फाइनली जब हम इसको थोड़ा सा और समझें, ठीक है, कि यहाँ पर ये तो बात हो गई किसकी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हुआ था उसकी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो क्रिएट हुआ जिसने कॉइल को रोटेट किया उसकी बात हो गई। अब रिस्टोरिंग टॉर्क की अगर हम बात करें तो सपोज़ कंसिडर कि पर यूनिट एंगल रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो सपोज़ K है। इफ़ K इज़ अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट,
पर यूनिट ट्विस्ट, अगर एक पर्टिकुलर यूनिट ट्विस्ट हो या एक पर्टिकुलर एंगल ट्विस्ट की वजह से जो क्रिएट होने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क है, अगर हम उसे के बोल रहे हैं, तो टोटल कितना ट्विस्ट हुआ है, अल्फ़ा एंगल से ट्विस्ट हुआ है, तो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, के अल्फ़ा होगा। ठीक है, सो फाइनली रीस्टोरिंग टॉर्क का भी हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया। अब बैलेंस सिचुएशन में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। जैसा भी हमने कहा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तभी जाकर गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो मैग्नेट्स के बीच में स्टेशनरी सिचुएशन के अंदर आ पाएगी। सो इसी तरह से अब हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला भी है, रीस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला भी है। तो चलिए इनको इक्वलाइज पुटअप कर दीजिए, एन बी आई ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू के अल्फ़ा। यहाँ से करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑल टुगेदर हमें गैल्वेनोमीटर का यूज़ करना है अभी फ़िलहाल करंट के मेजरमेंट के लिए, स्मॉल करंट के मेजरमेंट के लिए। सो करंट को मेज़र करने के लिए करंट की वैल्यू एक्चुअली किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, इंटरनली। सो इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, आई इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका ट्रांसफ़र कीजिए इधर, तो ये हो जाएगा के एन बी ए डॉट अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अब इसमें अगर आप देखें तो के जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर ऑफ टर्न्स भी हमेशा गैल्वेनोमीटर में कांस्टेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसे आप नहीं बदल पाएंगे, और एरिया जो साइज़ होगा कॉइल का वो भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ें तो हो गई सारी की सारी कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर हम देखें तो जो बदलने वाली चीज़ क्या है, इसका डिफ्लेक्शन या इसका रोटेशन एक्चुअल में वेरिएबल है। सो आई एक्चुअल में प्रोपोर्शनल किसके हो गया, अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा के। अगर ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाकर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा सकते हैं। सो आई इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रोपोर्शनल नहीं है अल्फ़ा के। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि जो रोटेशन ऑफ द कॉइल है उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल है यहाँ पर आई, ऐसा नहीं, बल्कि अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा के, अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये कॉस अल्फ़ा एक्चुअल में क्या है, तो कॉस अल्फ़ा कहाँ से आया था, अगर आप याद करें तो कॉस अल्फ़ा आया था बेसिकली यहाँ से, जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट क्यों की आपने, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइनेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्लाइनेशन था या रोटेशन था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा था। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एंगल क्रिएट ही ना हो, सपोज़, है ना, थोड़ी देर के लिए मानो कुछ ऐसा हो जाए कि अगर ये कॉस अल्फ़ा को मुझे हटाना हो, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 हो जाए कैसे भी, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो। तो ऑब्वियसली कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए तो कॉस 0 क्या होगा, 1, मतलब यहाँ पर 1। इस केस में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आई इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि कॉस अल्फ़ा को 0 कैसे किया जाए, या कॉस अल्फ़ा को 1 कैसे किया जाए, या अल्फ़ा को 0 कैसे किया जाए। अल्फ़ा 0 एक ही केस में हो सकता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो होगी वो इस पर्टिकुलर ए डी के पैरेलल होगी। जैसे इनिशियल पोजीशन में क्या था, जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तब बिल्कुल जो आपकी कॉइल थी, ठीक है, वो कॉइल इसके पैरेलल थी। मतलब ये जो आपका एडी है वो एडी कैसा था, पूरी तरह से पैरेलल था। ठीक है, ये एडी पैरेलल था। ये तो जब करंट फ्लो हुई तो ये रोटेट हो गया और ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें एक एंगल क्रिएट हो गया अल्फ़ा। सो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट कर दें, अब मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करने के लिए एन और एस को रोटेट करना पड़ेगा, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक तरीका है कि अगर हम यहाँ पर इन मैग्नेट्स को कॉनकेव शेप का बना दें, कुछ इस तरह से, अगर आप देखें यहाँ पर इसे हम कैसा बनाते हैं, कॉनकेव शेप का। तो कॉनकेव शेप का बनाने की वजह से क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, वो भी कैसी होगी, इस तरह से कॉनकेव शेप में ही होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी ए डी रोटेट होगा, जब भी ए डी रोटेट होगा, तो हमेशा ये किसी ना किसी मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल होगा, हमेशा किसी ना किसी मैग्नेटिक लाइंस के ये ज़रूर पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमेशा हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस के कैसा है, पैरेलल है। तो हमेशा हर पोजीशन में ये चाहे ऐसा रहे, ये चाहे ऐसा रहे, ठीक है, यह इस वक्त भी मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन में भी रहेगा तो भी मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये हर पोजीशन में मैग्नेटिक लाइंस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। और मैग्नेटिक लाइंस के जब पैरेलल होगा तो हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0। अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 1। और इट मीन्स कि यहाँ पर अभी हम जो बोल रहे थे आई इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा हट जाएगा। और फाइनली फिर जो करंट की वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो एंगल होगा, एंगल
उस एंगल अल्फ़ा के ही प्रोपोर्शनल होगी। और उस वक्त अब ये जो एंगल अल्फ़ा होगा वो एक्चुअल में हम कैसे, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा ज़ीरो है, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो अल्फ़ा होगा वो क्या डिफ़ाइन करेगा, वो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी, एडी की जो एक्चुअल पोजीशन ये थी, इस एक्चुअल पोजीशन से कितना रोटेशन इसमें आया है अल्फ़ा, उससे डिफ़ाइन करेगा। क्लियर। सो इसी तरह से हम अगर देखें, as the deflection alpha produced is not directly proportional to the current I passing through the galvanometer, a linear scale cannot be used for measuring the current। ठीक है, लीनियर स्केल हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो। सो इन ऑर्डर टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास। ठीक है, अगर आपको ऐसा बनाना है गैल्वेनोमीटर को जो जिसमें पास होने वाली करंट डायरेक्टली एंगल के प्रोपोर्शनल हो, सो द पोल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर मेड कॉनकेव सो एज टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम पोल्स को कैसा बना देंगे, कॉनकेव शेप का बना देंगे ताकि ये रेडियल मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करे। So in such a field the plane of the coil is parallel to the magnetic line of force in all position। हर पोजीशन में ये जो कॉइल होगी ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो hence the perpendicular distance between the force on the two arms of the coil is always equal to b। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर टॉर्क जो हमने कैलकुलेट किया था, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, आपको याद आ रहा होगा, 1 ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अभी जस्ट हमने जो कैलकुलेशन किया था ये बी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सो ये बी कॉस अल्फ़ा के केस में अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, सिर्फ वो सिर्फ वी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो अब क्या बचेगा, एफ क्रॉस बी या एफ इंटू बी, ये टॉर्क हो जाएगा। सो द ब्रीथ ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में हो जाएगी। सो रेडियल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, एन बी आई एल बी। अब बी से कॉस अल्फ़ा हट गया यहाँ से। आप देखें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था उसमें अल्फ़ा भी था, एन बी आई ए कॉस अल्फ़ा, एन बी आई एल क्रॉस बी कॉस अल्फ़ा। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा, एन बी आई एल बी, और एल इंटू बी अभी हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू होती है ए, तो हमने यहाँ पर एल क्रॉस बी की जगह ए पुटअप कर दिया। तो इस तरह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अब इसका क्या हो जाएगा, एन बी आई ए। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, एन बी आई ए इज इक्वल टू के अल्फ़ा। अभी हमने रिस्टोरिंग टॉर्क भी कैलकुलेट किया था, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर जस्ट हमने लिखा था रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, के अल्फ़ा, जहाँ पर के क्या है, पर यूनिट ट्विस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क है, उसका हम अल्फ़ा में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब टोटल ट्विस्ट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों को जब हम इक्वलाइज पुटअप करेंगे तो यहाँ से हम आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये बचेगा के अपॉन एन बी ए इंटू ए, और अगेन यहाँ पर के तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और एरिया कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसे जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। So G is equal to K upon NBA is constant for the galvanometer and call the galvanometer constant। G को हम क्या बोलते हैं, galvanometer constant, इसकी वैल्यू होती है K upon NBA। Hence I is proportional to alpha, I क्या हो जाएगा, is proportional to alpha। So deflection produced in the directly proportional to the current passed। तो ये जो deflection produced है अल्फ़ा, ये किसके proportional हो गया, directly current passed through the galvanometer। So such a galvanometer will have the linear scale। तो इस तरह से इस गैल्वेनोमीटर में हम लीनियर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये गैल्वेनोमीटर की थ्योरी थी, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि इसकी सेंसिटिविटी की हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, जैसा भी हमने आपसे कहा कि भाई स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, तो कितना स्मॉल करंट, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम इसकी सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। तो देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, A galvanometer is said to be sensitive if it gives the large deflection even when the small current is passed through it। ठीक है, अगर किसी गैल्वेनोमीटर से आप एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट का करंट भी फ्लो करें और वो उसे डिटेक्ट करके लार्ज डिफ्लेक्शन दे दें, ठीक है, डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा हो जाए, छोटा सा अमाउंट का करंट भी फ्लो हो और डिफ्लेक्शन अगर उसकी कॉइल में ज़्यादा हो, तो इससे हम कहेंगे कि उसने छोटी से छोटी स्मॉल करंट का भी इफेक्ट उस पर हुआ है। ऑब्वियसली इस तरह की एक्शन को हम कहेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो या तो हम स्मॉल करंट उससे पास करें या फिर बहुत ही छोटा वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करें, दोनों ही केसेस में
अगर कॉइल रोटेट हो रही है और फुल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो डिफाइन होगी उसकी सेंसिटिविटी से। ठीक है, मतलब कि कितना पर्टिकुलर जो डिफ्लेक्शन होता है वो अगर फुल डिफ्लेक्शन हो जाए, कितने मिनिमम अमाउंट की करंट पर गैल्वेनोमीटर हमें फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, फुल रीडिंग दे रहा है, वही क्या डिफाइन होगी इसकी सेंसिटिविटी। अब इसी ऑब्वियसली जैसा मैंने आपसे कहा, या तो आप वोल्टेज अप्लाई करो या करंट अप्लाई करो, इसके साथ में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसकी अलग अलग करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग द यूनिट करंट थ्रू इट्स कॉइल। ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल से यूनिट करंट पास करें तो उस यूनिट करंट मीन्स 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कोई भी एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ द करंट अगर हम इससे पास कर रहे हैं और उससे प्रोड्यूस होने वाले डिफ्लेक्शन को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला डिफ्लेक्शन सपोज क्या है? अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा अपॉन आई जो होगा वो होगा करंट सेंसिटिविटी, वो डिफाइन करेगा करंट सेंसिटिविटी को। और हमें पता है यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा अपॉन आई अगर हम कैलकुलेट करें अल्फ़ा अपॉन आई, तो यहाँ से आप अल्फ़ा अपॉन आई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहाँ पर एन बी ए अपॉन के। ठीक है, तो इस तरह से अल्फ़ा अपॉन आई की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं एन बी ए अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर आपने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस होने वाला जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफाइन करेगा गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी को। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सपोज़ अल्फ़ा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर, तो हम इसे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे अल्फ़ा अपॉन वी। अब अल्फ़ा अपॉन वी की बे वी क्या होगा? आई इंटू आर, हमें पता है ओम्स लॉ से, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया अल्फ़ा अपॉन आई इंटू आर। और आई की जगह फिर अगेन हम पुटअप कर सकते हैं आई, यहाँ पर अगेन हम थोड़ा सा देखें इसको, तो यहाँ पर भी हम इसे पुटअप कर सकते हैं अल्फ़ा अपॉन आई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अल्फ़ा अपॉन आई की वैल्यू अभी हमने लिखी यहाँ पर एन बी ए अपॉन के, तो हमने यहाँ पर एन बी ए अपॉन के पुटअप कर दिया और ये बचा आर। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एन बी ए अपॉन के इंटू आर। सो फाइनली वोल्टेज सेंसिटिविटी की इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। सो किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का कैलकुलेशन किया जाता है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो उतने छोटे से छोटे अमाउंट के करंट और वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि वोल्टेज को मेज़र कर रहा है या करंट को मेज़र कर रहा है, और मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट को मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके गैल्वेनोमीटर में उसे करंट मेज़रमेंट डिवाइस या लार्ज करंट मेज़रमेंट डिवाइस बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। अगर हम एमीटर की बात करें, सो एमीटर जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। अगर आपके पास कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो आप यहाँ पर एमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर नॉर्मली हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करें और गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली लगा दें किसी सर्किट में, तो वो क्या होगा? वो बर्नआउट हो जाएगा, वो इतना प्रॉपरली कर नहीं पाएगा। उसकी रीज़न क्या होगा कि जब हम किसी सर्किट में उसे लगाएंगे और वहाँ से लार्ज करंट फ्लो होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें उसकी कॉइल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि उसका जो सस्पेंशन वायर है वो सस्पेंशन वायर ब्रेक हो जाए। ठीक है, और जो हमारा कॉइल है वो ख़राब हो जाए। और या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब लार्ज करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, और एक्सेसिव हीट जो होगी वो हमारे गैल्वेनोमीटर को ख़राब कर सकती है। तो ये बेसिकली केसेस होते हैं जो इस चीज़ की वजह से हम गैल्वेनोमीटर को नॉर्मली डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर की तरह यूज़ कर सकें जिससे वो लार्ज करंट का भी कैलकुलेशन कर सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलली एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन को हम नॉर्मली शंट कहते हैं, शंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एस का कनेक्शन किया है, एस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मली
कम होगी, नॉर्मली वैल्यू कम होगी, जितना कि नॉर्मली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उससे इसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी करंट लार्ज करंट आएगी उस लार्ज करंट का मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो यहाँ से पास होगा और एक मिनिमम पोर्शन जो होगा वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सपोज़ कंसिडर कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू है आई जी। सो ऑब्वियसली जो बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी जो होगा वो शंट से पास होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि एमीटर जो है वो प्रॉपर रीडिंग अगर दे रहा है तो उस केस में पॉसिबल है जब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों ब्रांचेस में प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है वो बिल्कुल क्या हो, सेम। इसके लिए ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज होगा, मतलब सपोज गैल्वेनोमीटर इज़ अ रेजिस्टेंस, अभी थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आई जी इंटू जी। ठीक है, और सपोज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर शंट रेजिस्टेंस एस के अक्रॉस जो प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो जाएगा आई माइनस आई जी, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एस। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जब इक्वल होगी तब ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दे रहा होगा। हमने पुटअप कर दिया आई माइनस आई जी इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय आई जी इंटू जी। यहाँ से हम एस की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में कितना शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएं, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएं पैरेलल में ताकि ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दे। तो यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगा उसका एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। हमें अगर आई जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आई की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, तो ऑब्वियसली हम इजीली शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितना इजीली गैल्वेनोमीटर को एक एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर दिया या एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम वोल्ट मीटर की बात अगर करें तो वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर कैरिंग द करंट। अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या किसी दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज का लेवल चेक करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वोल्ट मीटर एज ए गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज ए वोल्ट मीटर यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही होता है कि जब भी हम वोल्टेज एक ज़्यादा वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस सप्लाई करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, इससे लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होगा और फाइनली गैल्वेनोमीटर जो है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट का जो करंट है जब यहाँ से पास होगा, सफिशिएंट अमाउंट का करंट जब यहाँ से पास होगा, इसके अक्रॉस एक जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, ठीक है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वही मेज़रमेंट देगा हमें एक्चुअल वोल्टेज का जो हमने इसके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वोल्टेज सोर्स वी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट का करंट यहाँ से फ्लो होगा। ऑब्वियसली करंट उतना ही फ्लो होगा जितना ये रेजिस्टेंस और जी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में होगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैं करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब अभी हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज जी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जी प्लस आर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं करंट विल बी इक्वल टू द वी अपॉन जी प्लस आर। अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। आर की वैल्यू कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इस तरह से हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना है जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ये आई जी करंट जो होगी वो बेसिकली क्या है, ये वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर अलाउ करेगा, जो हमें पहले से पता होगी कि भाई इतनी मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर अलाउ करता है अपने में से। ठीक है, और जी इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन शीट या डेटा शीट पर गैल्वेनोमीटर के दिया जाता है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जी का। इस तरह से आर की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसके साथ में कनेक्शन कर सकते हैं ताकि ये हमें एग्जैक्टली वोल्टेज कैलकुलेट करके दिखा दे। ये था गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को किस तरह से हम एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये था उसका एप्लीकेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा आप। थैंक यू।